नमस्कार शिक्षार्थियों, राष्ट्रीय मुक्ति विद्यालय शिक्षा संस्थान के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे पाठ 23 की, जो कि है न्यू मीडिया और उसका लक्षित समूह। न्यू मीडिया टारगेट ऑडियंस। अब जब हम लोग लक्षित समूह की बात करते हैं तो लक्षित समूह के बारे में आप सभी जानते होंगे कि लक्षित समूह कौन होता है। हम लोग शुरू से बताते आए कि कोई भी संचार की जो प्रक्रिया है, अगर वो प्रारंभ होती है तो उसका जो संदेश होता है वो कूटबद्ध होके अपने प्रापक तक जाता है, रिसीवर तक जाता है। वहाँ पे फिर वो कूट जो होता है, कूट को हम लोग डिकोड करते हैं और संदेश को पढ़ लेते हैं और उसकी प्रतिपुष्टि भेज देते हैं जहाँ से संदेश प्राप्त हुआ है। तो जिस के द्वारा संदेश भेजा गया है वो संदेश भेजने वाला है, जो प्रापक है वो ही उसका टारगेट ऑडियंस है। तो जब संचार की मूल परिभाषा, मूल अवधारणा ही कहती है कि जिसके लिए संदेश भेजा गया है वो एक टारगेट है, वो एक लक्षित समूह है, तो निश्चित रूप से आज का जो कार्यक्रम है जो न्यू मीडिया के संदर्भ में है, तो उसका लक्षित समूह कौन होगा? जिसके लिए कि संदेश भेजे जा रहे हैं, जानकारियाँ भेजी जा रही हैं, सूचनाएं भेजे जा रहे हैं। अब न्यू मीडिया की हम बात करेंगे तो न्यू मीडिया का लक्षित समूह कौन है? ये कार्यक्रम हम YouTube पर देख रहे हैं तो लक्षित समूह कौन है? YouTube क्या है? YouTube है न्यू मीडिया। न्यू मीडिया में आप देख रहे हैं तो लक्षित समूह कौन हुआ? राष्ट्रीय मुक्ति विद्यालय शिक्षा संस्थान के संदर्भ में इस कार्यक्रम का लक्षित समूह हुआ हमारे जनसंचार के पंजीकृत शिक्षार्थी, जो कि आगामी 6 दिसंबर को इसकी परीक्षा देंगे और अपने ज्ञान और कौशलों का प्रदर्शन करेंगे। तो जो हमारी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें निश्चित रूप से आपको भाग लेना चाहिए। और मैंने बताया है भी कि परीक्षाओं का जो मंत्र है उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए हम लोग आज के इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करते हैं और मैं इस पाठ के उद्देश्यों के बारे में आपको बताना चाहूँगा प्यारे शिक्षार्थियों। तो इस पाठ के जो मुख्य उद्देश्य हैं, इसके अंतर्गत हम लोग कहते हैं कि टू नो द मेन कंज्यूमर्स ऑफ न्यू मीडिया। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसमें है टू नो द मेन कंज्यूमर्स ऑफ न्यू मीडिया। हम जो मुख्य रूप से इसके ग्राहक हैं, जो मुख्य रूप से लक्षित समूह है, उसकी बात करेंगे न्यू मीडिया की। अप्रिसिएट द क्रिएटिविटी फैक्टर ऑफ न्यू मीडिया। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता के बिना कोई हमारा जनसंचार का चल ही नहीं सकता है पाठ, कोई चल ही नहीं सकता है क्षेत्र। तो आज हम उसकी भी बात करेंगे। और बात करेंगे एक्सप्लेन हाउ इंटरपर्सनल रिलेशंस आर गेटिंग अफेक्टेड। न्यू मीडिया के कुछ दुष्परिणाम है, उसके चलते भी हम लोग कुछ बात करेंगे। और हम लोग बात करेंगे आइडेंटिफाई बिजनेस ऑप्शंस इन द एरिया ऑफ न्यू मीडिया। और आज आप देख रहे हैं कि जो न्यू मीडिया का जो बाज़ार है वो इतना व्यापक हो गया है। चाहे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हों, या NIOS की वेबसाइट से आप लोग पढ़ाई करते हों, या मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के OTT प्लेटफॉर्म्स पर जाते हों प्यारे शिक्षार्थियों, तो आपको ये मानना चाहिए कि अभी तक का जितना भी अध्ययन हम लोगों ने जनसंचार विषय का किया है, उसके ऊपर एक जो नया मीडिया आया है, न्यू मीडिया जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो बाकी समस्त मीडिया को अपने अंदर समेकित होकर के, समेकित करके चलता है। समेकित करके चलने का अर्थ ये हुआ कि आप इंटरनेट पे अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑडियो भी मिलता है आपको, प्रिंट मीडिया भी मिलता है, विजुअल मीडिया भी मिलता है, PR की एक्टिविटीज़ भी मिलती हैं, ऐड की तो भरमार ही आपको मिलती है। तो समग्र मीडिया को जो सागर है वो न्यू मीडिया के गागर में भरा हुआ है। और आगामी भविष्य में और वर्तमान में इस समय भी हम लोग जितना विस्तार न्यू मीडिया का देख रहे हैं उतना विस्तार मुझे नहीं लगता कि किसी भी अन्य मीडिया का हुआ होगा। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग अब इसको न्यू मीडिया कहते नहीं हैं, क्योंकि न्यू मीडिया अब न्यू जैसा कुछ नहीं रहा है। न्यू मीडिया में भी अलग अलग शाखाएं आ गई हैं, अलग अलग ब्रांचेज आ गई हैं। न्यू मीडिया एक मैच्योर मीडिया के रूप में, एक सोशल मीडिया के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है, जो जनसामान्य के मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, वेबसाइट के माध्यम से समग्र भारतवर्ष में, समग्र विश्व में फैल चुका है। तो इसकी व्यापकता इतनी अधिक है कि एक आम मजदूर किसान से लेकर के एक बिजनेसमैन तक इसमें आप देखते हैं कि सब लोग जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग छोटे छोटे पोर्टल्स की बात कर लें, यूट्यूब की बात कर लें, वेबसाइट्स की बात कर लें, तो इन वेबसाइट्स में
सबसे आम आदमी भी जुड़ा हुआ है, सबसे खास आदमी भी जुड़ा है। तो जो मैं पहले के कार्यक्रमों में कहते आया हूँ कि मीडिया का काम है कि एक धरातल पर सभी को ले आना, तो वो काम आज न्यू मीडिया बाखूबी कर रहा है। तो प्यारे शिक्षार्थियों, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि न्यू मीडिया अगर है तो न्यू मीडिया का कोई ऑडियंस तो होगा, टारगेट ऑडियंस होगा। जैसे हम लोगों ने प्रिंट के लिए कहा था कि मुद्रित माध्यम का टारगेट ऑडियंस कौन होता है? विशेषकर वो लोग होते हैं जो पढ़ना जानते हैं, विशेषकर वो लोग होते हैं जो अखबारों को खरीदते हैं, विशेषकर वो लोग होते हैं जो अपने आसपास के समसामयिक घटनाक्रम को जानने की इच्छा रखते हैं। वो उनके अंदर ईगर टू नो वाली बात है, जानकारियों को प्राप्त करने वाली बात है। तो उसी संदर्भ में अगर हम लोग टेलीविज़न की बात करते हैं तो टेलीविज़न का लक्षित समूह कौन था? जो घर की गृहिणियां हैं, जो उस कार्यक्रम को देखकर कुछ आनंद उठाते हैं। तो उसी संदर्भ में हमारी जो युवा ऑडियंस हैं जो न्यू मीडिया के साथ जुड़े हैं, उनके लिए हम कहेंगे इफ़ यू आर एक्सपोज्ड टू टू मच इंफॉर्मेशन इट ऑफन लीव्स यू टू thoroughly confused. It is called information overload. This causes a state of depression which is called information fatigue. अब न्यू मीडिया के साथ एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि ये युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है बहुत तेज़ी से। बहुत तेज़ी से यह है कि कॉलेज जाने वाला, स्कूल जाने वाला बच्चा, जितना भी युवा है, सब इसकी ओर आकर्षित होता है। लेकिन इसकी एक दिक्कत है कि इसमें सूचनाओं की इतनी ज़्यादा अधिकता है, इतने ज़्यादा पोर्टल्स हैं, इतनी वेबसाइट्स हैं, इतने अन्य माध्यम हैं, इतने ब्लॉगिंग्स हैं कि उनके द्वारा आप हमेशा अपने ऊपर सूचनाओं का एक दबाव महसूस करते हैं। अब उस दबाव के चलते क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन फटीग हो जाता है, सूचनाओं से ही दिक्कत होने लगती है आपको। एक मैं यहाँ पे उदाहरण लेता हूँ प्यारे शिक्षार्थियों। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आपने किसी एक न्यूज़ चैनल पे कोई समाचार देखा, उस समाचार की प्रतिपुष्टि के लिए, रिकन्फर्मेशन के लिए आप दूसरा चैनल देखते हैं। दूसरे चैनल को देखने के बाद आपके मन में जिज्ञासा होती है कि फला चैनल ने क्या दिखाया होगा। उसके बाद फिर आपकी पुनः जिज्ञासा होती है कि उस चैनल को भी मैं देखता हूँ, वो चैनल फला पार्टी को सपोर्ट करता है, हो सकता है कि उनका दृष्टिकोण कुछ अलग हो। तो ये जो सूचनाओं की पुनरावृत्ति हम करते हैं, जो कि प्रिंट मीडिया में नहीं थी। प्रिंट मीडिया में एक अखबार आपके घर पे आया था, वही आपके मम्मी पापा पढ़ रहे हैं, माता पिता पढ़ रहे हैं, वही आप पढ़ रहे हैं, वही आपकी बहन पढ़ रही है। तो वहाँ पे सूचनाओं की एक सरलता थी, एकात्मकता थी, एक रूपता थी। वो जो यूनिफॉर्म इन्फॉर्मेशन थी प्यारे बच्चों, वो हमको सहज रूप से मिल जाती थी। लेकिन जब हम लोग टेलीविज़न और न्यू मीडिया में आते हैं तो देखते हैं कि सूचना की जो बहुलता है, सूचना की जो व्यापकता है समाचारों की, उसके चलते हमको इन्फॉर्मेशन फटीग हो जाता है और हमें नित्य प्रति एक ही सूचना को, एक ही समाचार की प्रतिपुष्टि के लिए अलग अलग चैनलों को, अलग अलग वेबसाइट को, अलग अलग ब्लॉग्स को देखना पड़ता है, अलग अलग सोशल मीडिया नेटवर्क्स को खंगालना पड़ता है। तो ये युवाओं की एक छोटी सी समस्या है। लेकिन अगर न्यू मीडिया को न्यू मीडिया किसी ने बनाया है प्यारे शिक्षार्थियों, तो वो बनाने वाले भी आप जैसे युवा ही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आदान प्रदान सूचनाओं का अगर कोई करता है, अगर हम लोग पिरामिड स्ट्रक्चर की बात करें, तो युवाओं का जो वर्ग है वो सबसे ज़्यादा करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रॉ इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी एनालिसिस डज नॉट ऐड टू योर नॉलेज अनलेस यू नो हाउ टू यूज इट व्हेन इट रिक्वायर्ड। अब हम सूचनाओं को कच्चे माध्यम से लेते जा रहे हैं, यहाँ से भी लिया, प्रिंट मीडियम से भी लिया, रेडियो से भी लिया, लेकिन हमको उनका प्रयोग करना नहीं आता है कि उनको कब और किस परिस्थिति में प्रयोग करें। अब मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, प्रारंभ से कहते आ रहा हूँ प्यारे शिक्षार्थियों, कि सूचनाओं को एक निश्चित लक्ष्य के लिए आप प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि आज हम लोग मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग की बातें करते हैं, इसमें एक बड़ा बाज़ार की हम लोग संभावनाएं देखते हैं। और देखते क्या है प्यारे शिक्षार्थियों, सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ा बाज़ार खड़ा भी हो गया है।
आप चाहे किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाएं, आप थोड़ा सा पेज स्क्रॉल करेंगे, आपको एक विज्ञापन मिल जाएगा, उस विज्ञापन पे आप क्लिक करेंगे तो सोशल मीडिया इधर हो गई, आप उसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे जो कि आपको उस उत्पाद को या उस सेवा को खरीदने के लिए प्रेरित करेगा या उस पर डिस्काउंट दे के आकर्षक रंगों से प्रस्तुत करके आपको वहीं पे रोके रखेगा। तो ये सब समस्याएं या ये सब जो जानकारियां हैं वो युवाओं के माध्यम से ज़्यादा प्रसारित होती हैं, क्योंकि युवाओं के मन में जानने की जिज्ञासा अधिक होती है, रचनात्मकता अधिक होती है, वो परिवर्तन चाहते हैं, वो परिवर्तन करना चाहते हैं। और आप जैसे जो हमारे शिक्षार्थी हैं, अगर उन्होंने जनसंचार विषय का चयन किया है तो निश्चित रूप से वो अपने भाषाई कौशल के साथ रचनात्मकता को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहते हैं। तो मेरा हमेशा से कहना रहा है कि अगर आपको जनमाध्यमों की ओर रुख करना है, जनमाध्यमों में अपनी करियर को तलाशना है, तो निश्चित रूप से आपकी लेखनी, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। बिना राइटिंग के, बिना लेखन कौशल के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी हम लोग रचनात्मकता की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो क्रिएटिविटी के कुछ फैक्टर्स भी हमको हमारे सेल्फ लर्निंग मटेरियल में दिए गए हैं। अब हमारा सेल्फ लर्निंग मटेरियल लिखा ही इस प्रकार से जाता है प्यारे शिक्षार्थियों कि आप लोग सहजता से इसके सारे कंटेंट को पढ़ लें। देखिए मैं लेकर के भी बैठा हूँ आपको कि मान लीजिए इस बीच आप हमको हमारे टोल फ्री नंबर पे कोई प्रश्न पूछते हैं तो मैं उसका उत्तर भी आपको दे पाऊँ, क्योंकि हम जानते हैं कि सारे शिक्षार्थी अगर बैठ के आज हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके मन में कहीं ना कहीं परीक्षाओं को लेकर भी एक चिंता हो सकती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि परीक्षाओं को एक भय की तरह नहीं, एक त्यौहार की तरह हमको देखना है और अपनी रचनात्मकता को आगे बढ़ाना है। तो रचनात्मकता के बारे में हम कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल वेज टू अट्रैक्ट द यूथ इज थ्रू स्टोरी टेलिंग और ए नरेटिव राइटिंग स्टाइल। The narrative style was first adopted in the USA in the last 60s। मतलब सोचिए कि कब किसने पहले इसको हम लोगों ने जाना था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। दिस ट्रेंड वाज नोन एज न्यू जर्नलिज्म पायनियर्ड बाय टॉम वुल्फ। अब टॉम वुल्फ साहब ने जो है नरेटिव स्टाइल को अडॉप्ट किया था पहले अमेरिका में। नरेटिव स्टाइल आप लोग जानते हैं कि किसी भी चित्रण को बोलकर प्रस्तुत करना, शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करना, कमेंट्री के द्वारा प्रस्तुत करना, कहते हैं ना नरेशन। उस प्रोग्राम का नरेशन बहुत अच्छा था। मान लीजिए आपके सामने एक जैसे हमारी पीपीटी चल रही है और इस पीपीटी के पीछे में देखिए मैं नरेशन कर रहा हूँ, मैं इसको और एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो नरेटिव स्टाइल है, इस स्टाइल को टॉम वुल्फ के द्वारा खोजा गया था अमेरिका में और इसको इतना सराहना मिली थी क्योंकि इसके द्वारा हम लिखे गए शब्दों को और अधिक भावनाओं के साथ और अधिक प्रस्तुतिकरण के साथ समझा सकते हैं। तो प्यारे शिक्षार्थियों, इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि स्टोरीज डन फॉर न्यू मीडिया आर ब्रोकन अप इनटू सेवरल स्टोरीज विच टुगेदर विद मल्टीमीडिया फॉर्म ए पैकेज। अब ये बात हम लोग देखिए जर्नलिज्म में भी पढ़ते थे कि हमने 4 जर्नलिस्ट को भेजा हुआ फील्ड में, उन्होंने छोटी छोटी अपनी स्टोरी बनाई, उस स्टोरी को मिला के हमने एक पैकेज बना दिया, वो पैकेज हमने चला दिया और एक एंकर ने उसको एक्सप्लेन कर दिया। नरेटिव स्टाइल यहाँ भी आ गई। तो जितना भी न्यूज चल रहा है वो भी क्या नरेशन पे चल रहा है कि एक पैकेज है, पैकेज को हमने लगाया, पैकेज चल रहा है, पीछे से वो एंकर उसको नरेट करती जा रही है। ईच स्टोरी इज हाईलाइटेड विद एन अट्रैक्टिव विजुअल्स, ए गुड इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। द मेन स्टोरी इज़ केप्ट वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। तो जब हम लोग क्या करेंगे, कोई नई स्टोरी लाएंगे तो उसको बहुत छोटे तरीके से प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हमको ये भी पता है कि मीडिया का जो टाइम है वो बहुत महंगा है। दर्शकों को, श्रोताओं को, टारगेट ऑडियंस को बांध कर रखना भी हमारी एक बड़ी मजबूरी रहती है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा इसको विस्तार दे दिया कहानी को, तब भी दर्शक हमारा श्रोता बंधा नहीं रहेगा। तो बड़ी क्रिस्प स्टोरी होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट होनी चाहिए और अट्रैक्टिव विजुअल्स के साथ में हाईलाइटेड होनी चाहिए और उसके लिए अच्छे अच्छे हमको पैराग्राफ्स लिखने चाहिए और मल्टीमीडिया का प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए हम लोग दिखाते हैं कि इस वर्ष भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, तो या तो एक तरीका है कि आप उस खाद्यान्न का विजुअल ले आएँ वहाँ से,
किसी गोदाम का या एफसीआई के किसी गोदाम का, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। या फिर आप ये करें कि अपने ग्राफिक्स के जो व्यक्ति है ग्राफिक्स के थ्रू उसको आप दिखा लें। तो अब आपका जो लक्षित समूह है, क्योंकि हमारा पाठ है लक्षित समूह, तो अगर आपका जो लक्षित समूह है वो उस गोदाम का वीडियो देखना ज़्यादा अच्छा पसंद करेगा या एक अच्छी सी ग्राफिक्स के माध्यम से आप उसको दिखाएंगे कि स्टैक्स लगते जा रहे हैं, बोरे लगते जा रहे हैं गेहूं के या धान के, और इससे यह दिखा रहे हैं कि प्राइसेस कम हो जाएंगी और सब लोगों को अन्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो क्रिएटिविटी फैक्टर है प्यारे शिक्षार्थियों, इसको ही हमको बढ़ाना है। और मुझे तो लगता है कि अब आप लोग 12वीं पास कर रहे हैं और आपका जो आयु वर्ग है, आपकी जो आयु है, उसके अनुरूप आपको इस समय बहुत अधिक रचनात्मक होना चाहिए। आपके मन में जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ आए उनको लिख लेना चाहिए। कोई भी स्टोरी का आइडिया है उसको लिख लेना चाहिए, उसको और विस्तार जिससे दिया जा सके आगे। तो अगर इस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी फैक्टर को और अधिक बढ़ा पाएंगे। तो शिक्षार्थी श्रोताओं, आप लोग जाइएगा नहीं, इस कार्यक्रम को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और मुझे लगता है एक छोटा सा विराम यहाँ पे ले लेना चाहिए। उस विराम के बाद में हम लोग क्रिएटिविटी फैक्टर की और बातें करेंगे और साथ ही साथ न्यू मीडिया का जो लक्षित समूह है उसके और विस्तार देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं छोटे से विराम के बाद। प्यारे शिक्षार्थियों, पुनः आपका स्वागत है। हम लोगों ने जिस प्रकार से बात की थी कि जब 1960 के दशक में हमने देखा कि टॉम वुल्फ ने जिस प्रकार से नई पत्रकारिता प्रारंभ की थी, तो उसके आगे जब हम लोग बात कर रहे थे कि रचनात्मकता का एक फैक्टर होता है, क्रिएटिविटी फैक्टर होता है, और वही क्रिएटिविटी फैक्टर जो है आपको मीडिया में एक नया स्थान देती है। अब एक उदाहरण से इसको हम लोग समझते हैं कि क्रिएटिविटी फैक्टर होता क्या है और कैसे ये इम्पॉर्टेंट है। अब आप क्या कीजिए कि जो भी आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, 5 चैनल की कल्पना अपने मन में करिए, या जो भी आप समाचार पत्र पढ़े हैं आपने, वो 5 समाचार पत्रों को आप देखिए कि कैसे कैसे उनका प्रस्तुतिकरण होता है। अब आप देखिए कि जो भी 5 समाचार पत्र आपके मन में आ रहे हैं प्यारे शिक्षार्थियों, या 5 न्यूज़ चैनल आपके मन में आ रहे हैं, तो उनमें आप अंतर कैसे कर पाते हैं, उनमें से आप सबसे अच्छा कैसे चयन कर पाते हैं। आपके पास 1 2 3 4 5 चैनल्स हैं, उनमें से आपने अपने लिए नंबर 1 किसको बनाया है। डीडी न्यूज़ को आप क्यों देखना पसंद करते हैं, मतलब जो भी आपका पसंदीदा चैनल हो, तो उसको आप क्यों देखना पसंद करते हैं। क्यों देखना पसंद करते हैं? क्योंकि उस पर जो प्रस्तुतिकरण हो रही है उसका जो क्रिएटिविटी फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा आपको अपील करता है। इसके लिए कहा गया है टू अट्रैक्ट द यूथ। आप जैसे युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए न्यू मीडिया राइटर्स ऑलवेज लाइक टू डू थिंग्स डिफरेंटली। आपको लीक से हटकर काम करना है। समथिंग सिमिलर टू व्हाट एडवर्ड डिबोनो डू, द फादर ऑफ क्रिएटिविटी ने सबसे अलग काम किया, जिसको कि बाद में हमने लेटरल थिंकिंग के नाम से जाना। लेटरल थिंकिंग होता है कि जो पूरी दुनिया कर रही है उससे हटकर मुझे करना है। जैसे कपड़े सारे बच्चे पहन रहे हैं उससे हटकर हम पहनेंगे तो कक्षा में सबसे अलग दिखेंगे। अगर हम लोग जब छोटी कक्षाओं में जाते थे, यूनिफॉर्म पहनते थे, तब देखिए आपको सभी बच्चे एक जैसे दिखते थे कक्षा में। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े, आपको यूनिफॉर्म नहीं पहननी पड़ी, तब आपको अपनी थिंकिंग, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सोच, अपने विचार, अपने रंग, अपने अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने का पूरा मौका मिला। और उसी को हम लोग कहेंगे लेटरल थिंकिंग। क्योंकि जब भी हम कुछ लिखते हैं, जब भी कुछ बोलते हैं, जब भी कुछ प्रदर्शित करते हैं, जब भी कुछ प्रकाशित करते हैं, तो उसका जो प्रस्तुतिकरण है प्यारे शिक्षार्थियों वो सबसे अलग होता है। तभी हम उसको कहेंगे कि इसकी क्रिएटिविटी उस चैनल से अच्छी है, इसकी लेखन शैली अमुक प्रकाशन से अच्छी है, और एडवर्ड डिबोनो ने इसको आगे बढ़ाया, जिसके लिए उनको हम लोग मानते हैं फादर ऑफ क्रिएटिविटी। तो अगर 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाए कि हु इज़ फादर ऑफ क्रिएटिविटी, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ क्रिएटिविटी और हु इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ क्रिएटिविटी, तो आपको वहाँ पे उत्तर देना है कि लेटरल थिंकिंग के जो जनक हैं वो हैं एडवर्ड डी बोनो। तो एडवर्ड डी बोनो को आप लोग और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपने जो टीएम में दिया होगा, देखिए उसमें भी हमने कई बार प्रश्न पूछे हैं आपसे कि इनके बारे में बताइए, और इसलिए भी अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये जीवन पर्यंत आपको काम में आने वाले हैं।
इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, न्यू मीडिया का जो इंटरपर्सनल रिलेशन है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जो इसके अंतर्वैयक्तिक संबंध हैं इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे प्यारे शिक्षार्थियों कि जैसे कि आपके सेल्फ लर्निंग मटेरियल में भी लिखा है, हम लोग यहाँ भी आपको दिखा रहे हैं, टुडेज चिल्ड्रन लाइक टू टॉक टू देयर फ्रेंड्स विदाउट मीटिंग देम, दे चैट विद them through the computer or through the mobile or through the social media. The children are not learning to talk to people. This way they will never feel confident. तो इसका मतलब है, देखिए पहले हम लोग क्या करते थे, मित्रों से मिलना होता था तो हम लोग तय करते थे समय कि अगले शनिवार या इतवार को या रविवार को हम लोग मिलेंगे। लेकिन आज का बच्चा कहता है कि हमको आने जाने में इतना समय लग जाएगा, तो हम जो भी मीटिंग करेंगे वो वहाँ पे मिलकर नहीं, कंप्यूटर पे ही कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर ही कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक ये नया ट्रेंड चला है और उसका भी कारण है हमारा न्यू मीडिया। और इसके चलते हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा जो पठन पाठन का काम हो रहा है, जो बहुत सारी पढ़ाई भी हो रही है, उस पर भी हम लोग देख रहे हैं कि न्यू मीडिया का ही हाथ है। और इसके चलते क्या हो गया है कि हम लोग व्यक्तियों के समूह के बीच में जाकर के अपना प्रदर्शन करना थोड़ा सा भूल रहे हैं या थोड़ा सा वो कम हो गया है। तो इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि टॉकिंग एंड लिसनिंग टू पीपल इज ए पार्ट ऑफ ए पर्सन्स इंटरपर्सनल स्किल। ह्यूमन बीइंग लिव इन ए सोसाइटी, वी नीड टू टॉक, लिसन एंड शेयर। क्योंकि हम मानव समाज हैं, क्योंकि हम समूह में रहना जानते हैं, क्योंकि हमारा एक सांस्कृतिक बिहेवियर होता है, एक कल्चरल हमारे रिलेशंस होते हैं, बाइंडिंग्स होती हैं, तो उस सांस्कृतिक व्यवहार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आपस में समूह में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, एक दूसरे से अपने विचारों को साझा करते हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते एक न्यू मीडिया भी कहीं ना कहीं बैरियर का भी काम करता है कि जब हम लोग को कोई विचार साझा करेंगे तो कहाँ करेंगे, किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पे करेंगे, चैनल के थ्रू करेंगे, तो शायद उसमें वो बात नहीं रह जाती जो हमको व्यक्तिगत मिलने से होती है। तो जो अंतर्वैयक्तिक संबंध हैं उनके संबंधों पर भी हमको सेल्फ लर्निंग मटेरियल के माध्यम से थोड़ा सा जानकारी मिलती है। और निश्चित रूप से कई बार हम लोग 6 नंबर का प्रश्न भी आपसे पूछते हैं कि नई मीडिया के उदय के बाद, नई मीडिया में एवोल्यूशन के बाद में आपको क्या लगता है कि जो मानव के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशंस थे उनमें गिरावट आई है या वृद्धि हुई है, या जो भी अंतर आए हैं उनके बारे में लेख लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। तो नोट भी लिखवा रहे हैं, इस तरीके से आपको अपने विचार व्यक्त करने का इस पर पूरा मौका मिलता है। तो प्यारे शिक्षार्थी, हम लोग बात आगे करते हैं और न्यू मीडिया में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। अब एक सबसे बड़ा यहाँ पे प्रश्न ये हो जाता है कि क्या न्यू मीडिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, क्या न्यू मीडिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, व्यवसाय के अवसर हैं, और हैं तो कैसे हैं और हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि बिजनेस में आप क्या करते थे कि आपने कोई उत्पाद या सेवा बनाया है, मान लीजिए हमने ये पेन बनाया है, हमको इसको इस ग्राहक को बेचना है, तो हम ये क्या करते हैं, उसको अपनी दुकान में रखते थे। पहले दुकान में रखा हुआ है, कोई संभावित ग्राहक आता था, उस पेन को देखता था और ख़रीद लेता था। लेकिन जब हम लोग न्यू मीडिया की बात कर रहे हैं तो न्यू मीडिया में जो संभावित ग्राहक वहाँ 1-2 रहते थे पहले, आज पूरा विश्व उस वस्तु का, उस सेवा का ग्राहक हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि हम लोग न्यू मीडिया में इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं। जब हम इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं, सोशल नेटवर्क्स के माध्यम से जुड़ते हैं, तो ये होता है कि पूरा विश्व उस पृष्ठ को, उस पेज को, उस प्रोडक्ट को देख पाता है जो आपने बनाया है। बस आपको ये रखना है कि इससे पहले जो हमने बातें करी थी रचनात्मकता वाली, डू द थिंक डिफरेंटली, वो वाली, कि आपको सबसे लीक से हट के काम करना है। अगर उस तरीके से आप उस चीज़ को प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी सेवा या उत्पाद खरीदा जाएगा। तो इसके लिए जो न्यू मीडिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आई तो उसमें एक टर्म यूज होता है SME। अब SME क्या होता है प्यारे शिक्षार्थियों? SME होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब देखिए हम लोग न्यू मीडिया को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कह रहे हैं। इसका मतलब है कि भौगोलिक दृष्टि से, अगर वैश्विक दृष्टि से हम देखें तो न्यू मीडिया एक बाजार के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है।
और अगर हम आगे देखते हैं तो है कि न्यू मीडिया वेंचर्स कैन बी सेफली कैटेगराइज एज SMEs. टू स्टार्ट अ बिजनेस इन दिस area you don't require huge infrastructure, but you need a lot of creativity. This is ability to do things differently. फिर देखिए यहाँ पे आ गया to do things differently. तो इसका मतलब है कि आपको न्यू मीडिया पे कोई वेंचर, कोई दुकान या कोई व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में ये कंप्यूटर होना चाहिए, उस पर इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, और सबसे जो बड़ी बात है वो है रचनात्मकता होनी चाहिए। अपने काम को दूसरों से अलग दिखाने की क्षमता होनी चाहिए। हमने इस पेन की बात करी थी कि ये पेन हम बेचना चाहते हैं। अब हम कहेंगे कि ये पेन है, इसके नीचे हम प्राइस लिख देते हैं 10 रुपये। तो क्या इससे पेन बिकेगा? हो सकता है ना बिके, हो सकता है बिक भी जाए। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि इस पेन को लिखने में आपको बहुत स्मूथनेस फील होगी, इसकी इंक वाटर प्रूफ है, इसके साथ एक और पेन आपको फ्री में मिलेगा, आप एक बार ख़रीद लेंगे तो आगे आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो आप इसको पेन को चेंज भी कर सकते हैं। पेन को चेंज करने के लिए आपको आने जाने के लिए कुरियर का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए कितनी ज़्यादा चीज़ें आप समग्र रूप से न्यू मीडिया के माध्यम से दे पाते हैं। और बहुत बड़ा बाज़ार, चाहे वो सौंदर्य का बाज़ार हो, पठन पाठन का बाज़ार हो, या उत्पादों का बाज़ार हो, प्रोडक्ट्स का बाज़ार हो, वो न्यू मीडिया के माध्यम से सफलतापूर्वक चल भी रहा है। और अगर इसके हम लोग आंकड़ों पर बात करेंगे तो एक व्यापक स्तर पर इसने वृद्धि हासिल की है। तो अगर मान लीजिए आप NIOS के साथ में मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, एक फ़ोटोग्राफ़र के तौर पे अपना कैरियर प्रारंभ करना चाहते हैं। अब आप देखते हैं कि रोज़गारों की चाहे कमी भी हो, आपको लगता है कि रोज़गार कम मिल रहे हैं, नौकरियां कम मिल रही हैं, तो आज आप क्या करते हैं कि बहुत से सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, पेजेस हैं, वहाँ पे आप अपना पेज बनाते हैं। वहाँ पे पेज बनाएंगे, पेज में अपना नाम डालेंगे, पूरा एड्रेस डालेंगे, कॉन्टैक्ट डालेंगे, ईमेल डालेंगे, अपना जो दूसरे सोशल मीडिया साइट्स के एड्रेसेस हैं वो डालेंगे, और नीचे अपने काम का प्रदर्शन करेंगे। देखिए जो पेन आपको दुकान पे मिल रहा था, उस पेन को आप यहाँ पे चित्रों के माध्यम से, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता के माध्यम से, उस पर डिस्काउंट के माध्यम से, उसकी सेल कितनी सेल हो चुकी है ये भी बता सकते हैं कि हमारे 1 करोड़ पेन बिक चुके हैं, सबसे पॉपुलर है, वर्ल्ड का नंबर 1 है। इस तरीके से लोक लुभावने विज्ञापनों के माध्यम से आप उस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। तो जब एक फ़ोटोग्राफ़र के तौर पे आप अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अपने कुछ अच्छे चित्रों का चयन कीजिए, उनको वहाँ पे रखिए और लिखिए कि अपने ऐसी फ़ोटोग्राफ़ी के लिए या ब्राइडल फ़ोटोग्राफ़ी के लिए या कवरेज के लिए हमसे संपर्क करें। तो वो जो भी जहाँ भी पूरे विश्व में वो जाएगा प्रचार पे, उस नेटवर्क पे रखा रहेगा, तो जिसको भी आपका काम अच्छा लगेगा वो इससे जुड़ेंगे और आपको वो ढूंढेंगे कि आपके थ्रू वो काम करवाया जाए। तो ये जो काम करवाने का तरीका है न्यू मीडिया पे, जो ये इस प्रकार की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्यारे शिक्षार्थियों, उसको हम लोग आज SME के रूप में भी देखते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ के रूप में देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा व्यवसाय, बहुत सारा काम इसके माध्यम से हो रहा है। तो इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये आज व्यापक रूप से बढ़ गया है। और इसके लिए जो सबसे बड़ा जो साधन है, जिसको आप अपना शोरूम या शॉप कह लें या उसको गोडाउन कह लें हैं, उसको हम लोग कहेंगे वेबसाइट्स। जो वेबसाइट्स हैं वही आपका शोरूम है, और ऐसी वेबसाइट को हम लोग कहेंगे नीश वेबसाइट्स। नीश वेबसाइट की परिभाषा आपकी पुस्तक में दी हुई है। नीश वेबसाइट्स आर वंस दैट कंटेन्स वेरी स्पेशलाइज्ड कंटेंट like travel, health, sports, etc. This is most important aspect of revenue model to generate income. One of the ways to do that was advertising. तो नीश वेबसाइट क्या होती है? नीश वेबसाइट जो है फोकस्ड वेबसाइट्स हैं। फोकस्ड वेबसाइट का मतलब है कि कोई ट्रैवल की वेबसाइट है तो वो सिर्फ ट्रैवल की बात करेगी, कोई हेल्थ की वेबसाइट है तो सिर्फ हेल्थ केयर की बात करेगी, कोई स्पोर्ट्स की वेबसाइट है तो सिर्फ स्पोर्ट्स की बात करेगी, और स्पोर्ट्स के अंदर में भी या तो स्पोर्ट्स से संबंधित प्रोडक्ट्स की बात करेगी
या स्पोर्ट्स के लाइव प्रसारण की बात करेगी, या स्पोर्ट्स के अंदर जो पर्सनालिटीज़ हैं, व्यक्तित्व हैं, उनका चित्रण करेगी। तो इसका मतलब है जो हम लोग आपसे कहते हैं कि नैरो होते जाना है, हमको अपने चीज़ों को इतना क्वालिटी करना है कि हम चीज़ों को नैरो लेवल तक ले जाएं, नैनो लेवल तक ले जाएं। नैनो लेवल का मतलब हुआ कि अगर हम लिखते हैं तो अपनी लेखन शैली को ही उस लेवल तक ले जाएं कि हमारा एक अपना वेब पेज हो और उस पर हमारा जो प्रोफाइल हो कि हम क्रिएटिव राइटर हैं, हम आपके लिए ऐड की कॉपी लिखते हैं। हम ऐड की कॉपी लिखने के अलावा कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो वो जो सोच है वो आप नीश वेबसाइट के माध्यम से दिखा सकते हैं। और नीश वेबसाइट का ये अर्थ है कि उसके माध्यम से जो भी आपका श्रोता टारगेट ऑडियंस है वो ये समझता है कि उस वेबसाइट पर हम जाएंगे, अमुक वेबसाइट पर हम जाएंगे तो हमको ये वाली ही जानकारी मिलेगी। मतलब आप स्वास्थ्य की वेबसाइट पे जाएंगे, हेल्थ की वेबसाइट पे जाएंगे, ब्यूटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ वही जानकारी मिलेगी, वहाँ पे आपको ट्रैवल की जानकारी नहीं मिलेगी। तो इस बात को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे प्यारे शिक्षार्थियों। छोटा सा हम लोग विराम लेंगे और उस विराम के बाद पुनः उपस्थित होंगे, अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षार्थियों, आपका पुनः स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे नीश वेबसाइट्स की। अब नीश वेबसाइट के बारे में हमने ये जान लिया था कि ये अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए बनाई जाती हैं। जब ये विशिष्ट एरिया के लिए बनाई जाती हैं तो इसका मतलब है इनमें रचनात्मकता की, अधिकता की भी आवश्यकता होती है। अगर ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगी तभी ये चलेंगी। और इसके तहत हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इनका उद्देश्य ये भी हो सकता है कि आप घर बैठे अपने उत्पाद या सेवाओं को प्रस्तुत कर पाएँ। अब ये उत्पाद या सेवा कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए हम लोग ई लर्निंग की बात कर लें। मान लीजिए आप में से कोई बच्चा जो बहुत मेधावी है, वो ट्यूशन ही पढ़ाना चाहता है, एक ई लर्निंग का पोर्टल छोटा सा बनाना चाहता है, तो वो इसके थ्रू आराम से पढ़ा सकता है। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास डेटा है, आपके पास उसमें यूट्यूब जैसा पोर्टल है, तो उसके माध्यम से भी आप अपनी ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी ज्ञान को जो आगे बढ़ा रहा है व्यक्ति, एक फ्रीलांसर की तरह वो काम कर रहा है। फ्रीलांसर का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कंपनी के साथ में, किसी बड़े समूह के साथ में या किसी संस्थान के साथ में काम नहीं कर रहा है, बल्कि वह स्वतः ही काम कर रहा है। वो अपने आप को इतना प्रवीण, इतना दक्ष पाता है, किसी विशेष क्षेत्र में वो इतना एक्सपर्ट है कि वो अपनी सेवाओं को आगे बढ़ा रहा है। अब ई लर्निंग के क्षेत्र में मान लीजिए आप गणित अच्छा पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स के आप अच्छे एक्सपर्ट रहे हैं 10th लेवल पे, और आज आप 12वीं कर रहे हैं NIOS से, तो आज आप 10वीं के बच्चे को मैथमेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहते हैं तो आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट या यूट्यूब के माध्यम से अपना छोटा सा पोर्टल बना लीजिए, उसके थ्रू पढ़ाइए। तो अब आपको क्या कहा जाएगा? आपको कहा जाएगा फ्रीलांसर। आप एक फ्रीलांसर के तौर पे अपने आप को स्थापित कर पाएंगे और एक नीश वेबसाइट, जिसको हम लोग विशिष्ट वेबसाइट भी कह रहे हैं, उसके माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ा पाएंगे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अदर मीन्स ऑफ अर्निंग मनी लाइक कंटेंट सेलिंग, रेवेन्यू आल्सो केम थ्रू सब्सक्रिप्शन। तो देखिए दो वर्ड आ गए यहाँ पे, कंटेंट सेलिंग और सब्सक्रिप्शन। एंड बाय प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, फॉर इंस्टेंस न्यू मीडिया वेंचर इन टूरिज्म ऑफर्स गुड हॉलीडे पैकेजेस फॉर इट्स कंज्यूमर। अब देखिए कोई आपकी ट्रैवल की वेबसाइट है, उसको कुछ लोगों ने मतलब पसंद किया है और उसके सदस्य बन गए हैं, तो इसका मतलब उन्होंने उसको सब्सक्राइब किया है। आपने देखा होगा कि आप हमारे NIOS का जो पेज है उसको जाके सब्सक्राइब करते हो, तभी आप ये प्रोग्राम देख पा रहे होंगे यूट्यूब पे। जो NIOS का मीडिया का पेज है उसको आपने सब्सक्रिप्शन में लिया हुआ है, उसको क्लिक किया हुआ है, तो आप उसके हो गए सब्सक्राइबर। हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आपको कंटेंट वहाँ पे दे रहे हैं, हम बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि हम संस्थान हैं, हम सरकारी संस्थान हैं। लेकिन यही कोई व्यक्ति जो मैथमेटिक्स, गणित अच्छा जानता है, विज्ञान अच्छा जानता है, अगर वो आपको सीधा सीधा दे कि चलिए मैं आपको अलग तरीके से गणित पढ़ाता हूँ, और आप उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो इसका मतलब वो हो गया कंटेंट सेलर, आप हो गए उसके सब्सक्रिप्शन लेने वाले व्यक्ति। तो इसी प्रकार से इसके माध्यम से हम देखते हैं कि बहुत बड़ा मीडिया का वेंचर खड़ा होता है, और चाहे वो टूरिज्म की वेबसाइट हो, प्रोडक्ट की वेबसाइट हो, सर्विसेज की वेबसाइट हो, वेब पेजेस हो, उनको सब्सक्राइब किया जा रहा है। तो इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो क्या न्यू मीडिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कहीं लिमिटेड हैं? तो बिल्कुल भी नहीं है।
इस पे आप अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से ट्यूशन पढ़ाने से लेकर के बड़े से बड़ा उत्पाद भी बेच सकते हैं, कंप्यूटर भी बेच सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट के नाम आप जानते होंगे जो आपकी मोबाइल पर भी होंगी, जिनके माध्यम से आप शॉपिंग भी करते हैं। तो देखिए कि बड़ा से बड़ा उत्पाद एक 4 क्लिक करने से आपके घर तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से न्यू मीडिया में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका एक व्यापक क्षेत्र है। तो मुझे लगता है कि आज का जो पाठ है हमारा यहीं पे संपन्न होता है शिक्षार्थियों। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि आगामी माह में जो हमारी जनसंचार की परीक्षा है 6 तारीख को, तो उस परीक्षा की हमको तैयारी कर लेनी चाहिए। हमने पूरा पाठ सभी पाठ हमने पढ़ लिए हैं हमने अपनी वर्कशीट पर भी ध्यान दिया, वर्कशीट भी बनाई है। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट जो टीएम में है वो भी भेज दिए होंगे। मैं फिर आज दोहरा रहा हूँ कि उस टीएमए के लिए आपको 20% का वेटेज मिलता है आपके थ्योरी के 80 नंबरों में। मतलब आप घर बैठे थ्योरी के 80 नंबरों में से 20 नंबर टीएमए के माध्यम से ले सकते हैं, और निश्चित रूप से आपने ले लिए होंगे। और अगर आपने नहीं लिए हैं तो आपको चेक भी कर लेना चाहिए कि आपके द्वारा भेजा गया टीएमए आपके क्षेत्रीय केंद्र को पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है। अब जब परीक्षाओं की बात आ रही तो आपके मन में ये भी रहता होगा कि प्रश्न पत्र कैसा होगा। तो मैं आपके लिए देखिए 2 प्रश्न पत्र भी लेकर के आया हूँ यहाँ पर। ये आपका प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र पे देखिए ऊपर में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना होता है, नाम लिखना होता है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपके लिए कुछ अनुदेश भी दिए गए हैं। इन अनुदेशों को भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे भी इसमें कई बार परिवर्तन भी होता है, और इनके माध्यम से आप ये जान पाते हैं कि इस प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और आपको कैसे करना है। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपको पहले यहाँ पे 1 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें आप एक शब्द के माध्यम से, एक वाक्य के माध्यम से जवाब दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। फिर आगे आपको देखिए 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसमें आप उसको थोड़ा सा विस्तार करके बता सकते हैं या उसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अब और उसके आगे आप बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो 4 नंबर के प्रश्न हैं और 6 नंबर के प्रश्न हैं, प्यारे शिक्षार्थियों, अब मैं कह रहा हूं कि देखिए उधर 1 नंबर वाले में तो आपने एक शब्द या एक वाक्य लिख दिया, लेकिन जो 4 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है, उसमें आपको बहुत विस्तार देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनसंपर्क के लिए विभिन्न प्रकार कौन से हैं। इसमें नंबर दिए हैं आपको 6। अब आपको विभिन्न प्रकार में अगर यही प्रश्न आपको उधर 2 नंबर में पूछा जाए तो आप सिर्फ प्रकार लिख देंगे 1 2 3 4 करके, 1 2 3 4 करके। लेकिन जब यहाँ पे अगर 6 नंबर में ये प्रश्न पूछ लिया गया है तो इसका मतलब है कि आप उन सभी प्रकारों को लिखें और उन प्रकारों को विस्तार दें उदाहरण के साथ। तो अब हम इसकी व्याख्या करते हैं कि आपने मान लीजिए इसके 2 प्रकार हैं, तो उन दोनों प्रकारों को लिख दिया 1 और 2। तो इसका मतलब है कि 6 में से 2 अंक तो आपको इस लिखने को मिल गए। आपने उनको थोड़ा सा विस्तार दे दिया तो उस विस्तार के आपको 2 अंक मिल गए। आपने उसके अच्छे उदाहरण लिख दिए तो उन उदाहरणों के लिए आपको 2 अंक मिल गए। इस प्रकार से 6 नंबर आपके पूरे हो जाते हैं। तो आपका जो प्रश्न पत्र है इस तरीके से तैयार किया गया है कि आप उसको पहले ढंग से पढ़ें, उस पर अपना रोल नंबर लिखें, अपना नाम लिखें और अनुदेशों का पालन करते हुए आगे बढ़ें। अब हम लोग हमेशा से कहते हैं कि जो प्रश्न आपको अच्छे से अभी आ रहा है उसको आप करते जाएं, और करते करते आप जब कोई कठिन प्रश्न आता है जिसको आप बाद में लिखना चाहते हैं उसको बाद में लिखें, क्योंकि आपके पास समय पर्याप्त रहता है। और इस तरीके से जो व्याख्यात्मक प्रश्न हैं उन व्याख्यात्मक प्रश्नों की व्याख्या भी आप ढंग से करें, जिससे कि आपको ये भी अनुमान हो जाए कि जो 6 अंक वाला प्रश्न है उसके लिए आपको कितना लिखना होता है। अब यहाँ पे देखिए एक और मैं चीज़ बता रहा हूँ कि आपको एक ऑप्शन दिया जाता है सेक्शन बी में, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, मतलब 2 विकल्प दिए गए हैं, क्योंकि जो हमारा जनसंचार का पाठ्यक्रम है उसमें आपको एक वैकल्पिक मॉड्यूल भी है परंपरागत माध्यम ट्रेडिशनल मीडिया का, दूसरा फोटो जर्नलिज्म का। तो इन दोनों में से आपको सिर्फ एक ही करना है। कई बार परीक्षार्थी ये गलती करते हैं कि वो दोनों को कर देते हैं। आपको या तो ट्रेडिशनल मीडिया करना है या फिर फोटो जर्नलिज्म करना है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, मैं फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कथन पे आता हूँ
कि हमको परीक्षाओं को त्यौहार के रूप में लेना है, ना कि एक भय के रूप में, ना कि कोई तनाव के रूप में। परीक्षाएं प्रत्येक वर्ष होती हैं और NIOS जैसे हमारे गुणवत्ता परक संस्थान में तो हम लोग कई बार 2 बार परीक्षाएं करते हैं और ऑन डिमांड के माध्यम से कई बार आप करते रहे हैं। तो इस प्रकार से परीक्षाओं को आप त्यौहार की तरह लें, कोई भी तनाव न लें। हमारी वेबसाइट पे निरंतर जाते रहें, वहाँ पे सारी जानकारी है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो aomasscom@nios.ac.in पर आप ईमेल करें, उनके आपको उत्तर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न पत्र को पहले ढंग से पढ़ने के बाद आप उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आपने जितना अध्ययन किया है उसके अनुरूप आप अंक ले आएंगे। तो प्यारे शिक्षार्थियों, आज का कार्यक्रम हम यहीं पे संपन्न करते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो हमें ईमेल ज़रूर कीजिएगा। मुझे लगता है कि उस ईमेल के माध्यम से आपको बहुत अधिक आगे का प्रकाश मिलेगा कि किस प्रकार से आप आगे बढ़ें, अपने अध्ययन को जारी रख सकें। तो आप सभी के लिए परीक्षाओं की शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ें और मस्त रहें। नमस्कार।